सुशांत मामले को लेकर सबसे पहले अपडेट आपको दे देते हैं क्योंकि सीबीआई फुल एक्शन में आज तीसरा दिन है और आज मुंबई में जांच के तीसरे दिन क्या कुछ होने वाला है वो आपको बता देते हैं, जिसमें सीबीआई सुशांत की मौत से जुड़े कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है। उम्मीद वैसे ऐसी भी जताई जा रही है कि रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई आज ही पूछताछ करे। वहीं कल दिन भर सीबीआई का ताबड़तोड़ जांच का सिलसिला लगातार जारी रहा। फुल एक्शन में रही सीबीआई, देर रात तक लोगों से पूछताछ का सिलसिला भी चलता रहा। सुशांत की मौत के केस में सीबीआई फुल एक्शन में नजर आ रही है, जहां सुशांत की मौत से जुड़े हर पहलुओं को खंगाला जा रहा है। कल सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा के डुप्लेक्स फ्लैट पर पहुंची और करीब 6 घंटे तक छानबीन की। वारदात के दिन घर पर मौजूद रहे सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज सिंह को बुलाया गया था। इसके बाद घटना वाले दिन को फिर से रिक्रिएट किया गया। ये समझने की कोशिश की गई कि सुशांत की जिंदगी के आखिरी दिन क्या हुआ था। करीब 2 दर्जन फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सीबीआई के 7 से 8 अधिकारी उस कमरे में पहुंचे जहां सुशांत ने सुसाइड किया था, जहां से उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई जो सुशांत की मौत की कहानी में अब तक सामने आई है, जिसकी वीडियोग्राफी भी तैयार की गई। सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है और बकायदा सिद्धार्थ पिठानी को लेकर यहाँ पर पहुंची है, जो नीरज कुक है उसको लेकर यहाँ पर सुशांत के फ्लैट पर सीबीआई की टीम पहुंची है। आपको दिखा दूं, ये तस्वीरें हैं, बकायदा 2 टीमें हैं और नीरज बात करोगे? नीरज, बकायदा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो नीरज है, सिद्धार्थ पिठानी है, दोनों को यहाँ पर लाया गया है। सीबीआई सुशांत की ऊंचाई और वजन से मिलते जुलते एक पुतले के साथ सुशांत के कमरे में पहुंची। सुशांत की हाइट करीब 6 फीट थी, जबकि मकान के फर्श से लेकर पंखे तक की दूरी 10 फीट। ऐसे में सीबीआई ने बेड और फंदे के सहारे ये समझने की कोशिश की कि आखिर सुशांत ने बगैर किसी स्टूल या दूसरी चीज से पंखे में फंदा कैसे लगाया। इसके लिए सीबीआई के फॉरेंसिक फिजिक्स के एक्सपर्ट की मदद ली गई। पुलिस ने सुशांत के फ्लैट की छत का मुआयना भी किया। करीब रात 9 बजे सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट से निकली, जहां उनके साथ सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज सिंह थे, जिसे लेकर वो डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचे और सवाल जवाब का लंबा दौर चला। इसके अलावा सीबीआई की एक टीम मुंबई के कूपर अस्पताल भी गई, जहां सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जानकारी ली गई, जिसके मुताबिक सुशांत की मौत पोस्टमार्टम से करीब 10 से 12 घंटे पहले हुई है। सुशांत का पोस्टमार्टम 14 जून को रात 11:30 बजे हुआ था। वही सीबीआई को बताया गया जिस हरे रंग के कपड़े से सुशांत का शव लटका मिला, वो 200 किलो तक का वजन उठा सकता है। सीबीआई की टीम के 2 अफसर मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने भी गए, जहां सीबीआई ने मुंबई पुलिस से पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया। इसके जवाब में मुंबई पुलिस का कहना था कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डिटेल में आने का इंतजार कर रही थी। सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले 5 डॉक्टर्स की स्टेटमेंट को दर्ज किया गया था और इसके आधार पर पुलिस को इस केस में कुछ भी झोल नजर नहीं आया। आज मुंबई में तीसरे दिन सीबीआई कुछ और लोगों से मामले को लेकर पूछताछ कर सकती है, जिसमें सुशांत के कमरे का ताला खोलने वाला चाबी वाला भी शामिल है, जिसका मोबाइल नंबर सीबीआई ने ले लिया है। शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, दीपेश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह की मौत की मिस्ट्री में सीबीआई काफी तेजी से एक्शन में है और सीबीआई टीम सुशांत के कुक नीरज, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और स्टाफ दीपेश सावंत से पूछताछ उन्होंने की है और तीनों को लेकर सुशांत के घर पर भी पहली बार पहुंचे। लेकिन इस केस की नामजद और पहली संदिग्ध रिया चक्रवर्ती से सीबीआई का आमना सामना कब और कैसे होगा, इस पर अब पूरे देश की नजर है। गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, कुक नीरज, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, स्टाफ दीपेश सावंत, ये वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के वक्त या उसके कुछ दिनों पहले तक उसके सबसे करीब थे। जांच शुरू होते ही सीबीआई ने इस केस के 3 अहम कड़ियों को सबसे पहले पकड़ा, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये दोनों सुशांत की मौत वाली रात सुशांत के घर पर ही थे। तीनों मुंबई पुलिस को पहले ही बयान दे चुके हैं, लेकिन सीबीआई ने
आज नए सिरे से पूछताछ शुरू की और तीनों को लेकर सुशांत के घर पहुंची। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर की, जहां पर सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहां पर आप देखेंगे सीबीआई ऑफिसर खड़े हुए हैं और जो टीम है पूरा क्राइम रिक्रिएट सीन करने की कोशिश कर रही है और सीबीआई की जांच जो है काफी तेजी से इस मामले में बढ़ रही है। और जो बेडरूम है वहां पर भी जाकर के जायजा लिया जा रहा है कि क्या हुआ था उस दिन जब सुशांत सिंह राजपूत का शव पाया गया था। दूसरी तस्वीर में आप यहाँ पर देखेंगे कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इस रूम में मौजूद है और यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन, ये देखिए ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चालू है। सीबीआई की टीम यहां पर मौजूद है। कोरैबोरेट किया जा रहा है स्टेटमेंट सपोर्टिंग स्टाफ का और साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी का उस दिन क्या हुआ था ये जानने के लिए, और साथ ही साथ पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक एक डिटेल माइन्यूटली सीबीआई इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पाली हिल के घर में जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था। अब पूरे देश को इंतजार है इस बात का कि रिया चक्रवर्ती तक सीबीआई कब और कैसे पहुंचती है, उसे पूछताछ के लिए कब बुलाया जाता है, क्या रिया गिरफ्तार भी हो सकती है। इन सारे सवालों के जवाब तो सीबीआई के पास हैं, लेकिन रिया और फिल्मकार महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट से जो खुलासा हुआ है उससे रिया पर शक और गहरा गया है। मुंबई पुलिस को दिए बयान में रिया ने कहा था कि वो परेशान थी, इसीलिए एक हफ्ते पहले फ्लैट से चली गई थी, जबकि व्हाट्सएप चैट से साफ हो रहा है कि रिया यूं ही नहीं गई बल्कि रिश्ता खत्म करके गई थी। पुलिस को रिया ने बताया कि उसके फ्लैट से जाने में सुशांत की भी सहमति थी, जबकि व्हाट्सएप चैट से साफ होता है कि इस फैसले में महेश भट्ट का भी हाथ था। सुशांत के परिवार को लगता है कि जांच सही दिशा में जा रही है और सीबीआई ने जिन जिन लोगों पर सबसे पहले हाथ रखा है, सुशांत केस की मिस्ट्री डिकोड होने का रास्ता इन्हीं की जुबान से खुलेगा। सिद्धार्थ पिठानी का नाम बार बार आ रहा है और कहीं न कहीं मुझे भी काफी उस पर शक होने लगा था वहीं जब घटना घटी। उसके बाद हम लोग जब मुंबई गए थे, दूसरा व्यक्ति मुझे लगता है कि जो संदीप सिंह है ना, वो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मास्टरमाइंड है। कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में लोग हैं तो उससे जरूर मिला हुआ है संदीप सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संदीप सिंह पर हमको लगता है कि सख्ती से पूछताछ करने की पिठानी और संदीप सिंह, इन दोनों को 3rd डिग्री देने की आवश्यकता है, ये हमें महसूस हो रहा है। सीबीआई को सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफी कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है। ऐसी खबर है कि रिपोर्ट को लेकर सीबीआई मुंबई पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, मुस्तफा शेख और सहरसा से धीरेन्द्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात आधे हिंदुस्तान में आई आफत की, बाढ़ की। जिंदगी मॉनसून की सालाना बेबसी सबके सामने है। आधा हिंदुस्तान या तो डूब रहा है या फिर डूबने की दहलीज पर है। मध्य प्रदेश से जल प्रवाह इतना तेजी से हो रहा है कि मौसम विभाग को कई जिलों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। भी पूरे भीग गए और बह भी गए पानी में, और जो लहसुन प्याज थी वो भी पूरे बह गए पानी में। मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर, पानी में डूबा गांव-गांव, शहर-शहर। लगातार हो रही बारिश ने मध्य प्रदेश को बेहाल कर दिया है। ये तस्वीरें हबीबगंज अंडरपास की, जो तालाब बन चुका है। कमर तक पानी आ जाने से वाहन फंस रहे हैं और लोग धक्का मारकर गाड़ी निकाल रहे हैं। राजधानी भोपाल में 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश का नतीजा ये है कि भोपाल के शाहपुरा इलाके में झील का पानी अपनी हदों को तोड़ता हुआ अब सड़क पर आ पहुंचा है। बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है ये भोपाल का, क्योंकि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा इसी प्रशासन अकेडमी में आता है। लेकिन आप देखिए पूरा गेट जो है वो डूबा हुआ है प्रशासन अकेडमी का, क्योंकि शाहपुरा झील के ठीक सामने ये प्रशासन अकेडमी बनी हुई है। और भोपाल के ज्यादातर इलाकों में अभी इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कई फीट पानी जो है निचले इलाकों में वो भर चुका है। भोपाल में लोगों के घरों तक पानी भर गया है और जिंदगी थम सी गई है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार रात भी जमकर बारिश हुई, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया। 24 घंटे में 210 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी में भारी बारिश का रेड अलर्ट तक जारी करना पड़ा है, जबकि सीहोर, विदिशा, रायसेन, देवास, उज्जैन, कटनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, पन्ना, सागर और दमोह में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। कल से भारी वर्षा के कारण कुछ जगह निचली बस्तियों में जल भराव की स्थितियां हैं और आगे भी संभावना है बारिश होने की। बांधों से भी पानी अलग अलग बांधों से छूटना शुरू हो गया क्योंकि बांध भर रहे हैं। इसलिए एक उच्च स्तरीय बैठक करके सभी आवश्यक निर्देश मैंने दे दिए हैं। अब रायसेन जिले के गैरतगंज इलाके की ये तस्वीरें देखिए। तेज बारिश की वजह से ये पुल परासिया नदी के पानी में डूब गया था, लेकिन सामान से भरे मैजिक ऑटो चालक ने इसी से जाने का जोखिम ले लिया। फिर देखिए कैसे तेज बहाव वाहन समेत उसे बहा ले जा रहा है। पुलिस को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसकी तलाश करनी पड़ी। सीहोर के हालात तो इतने खराब हैं कि पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। सीवन नदी उफान पर है और इसकी वजह से चद्दर पुल, बकरी पुल और मछली पुल के 5 फीट ऊपर तक पानी बहने लगा है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन गांवों को हुआ है जिनका संपर्क बाकी जगहों से कट गया है। भोपाल सीहोर मार्ग से जुड़े गांवों में हालात ज्यादा खराब है। भोपाल से 28 किलोमीटर दूर रामाखेड़ी गांव में आज तक ने हालात का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश ने किस तरीके से गांव के गांवों को अपनी आगोश में ले लिया है, उसकी तस्वीर दिखाने हम पहुंचे हैं भोपाल से सटे रामाखेड़ी गांव में। ये सीहोर जिले में गांव पड़ता है। यहां से नजदीक में कोलास नदी बहती है, जिसका पानी नदी की हद तोड़ता हुआ अब गांव के निचले इलाकों में घुस गया है। ये आप देख सकते हैं कोलास नदी का पानी जो इस गांव के ठीक बाहर से होकर के निकल रही है, कैसे उसका पानी जो है फिलहाल इस गांव में अलग अलग जगह में है। और गांव के एक चौक पे हम इस वक्त मौजूद है, जहां से आगे जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके आगे आप देख सकते हैं कि सभी घर जो है वो पानी की जद में आ चुके हैं, डूबे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से पानी इतना भर गया कि इटारसी के तवा बांध के 5 गेट को खोलना पड़ा। एक तरफ बांध से निकला पानी तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश। इससे जो हालात बने वो आपके सामने है। शाहजहांपुर में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाजार से लेकर घर तक हर जगह पानी अंदर तक घुस गया। मूसलाधार बारिश ने आगर मालवा में भी परेशानियां बढ़ा दी हैं। तंत्र मंत्र के लिए प्रख्यात मंदिर बगलामुखी के पुल पर पानी आ जाने के बाद मंदिर में आवागमन बंद हो गया है। बारिश की वजह से जलस्तर इतना बढ़ गया है कि शिव मंदिर भी कई फीट तक पानी में डूब गया। यही हाल लोगों के घरों का भी था। घरों में पानी घुस गया और उन्हें अब बाढ़ की चिंता सताने लगी है। ज्यादा बारिश की वजह से आगर मालवा के कुंडलिया डैम के 4 गेट भी खोलने पड़े, जिससे आसपास के गांवों में खतरा बढ़ गया है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर, रायसेन से राजेश रजक और सीहोर से नावेद जाफरी के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। इलाका कोई भी हो, राज्य कोई भी हो हिंदुस्तान में, लेकिन तस्वीरें हर जगह से एक जैसी ही आ रही है। अब गुजरात की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 5 लोगों को सैलाब किस तरीके से बहा ले गया, तो नर्मदा में कई लोगों को एक गर्भवती महिला को उठाकर बाढ़ के बीच से अस्पताल ले जाना पड़ा। गुजरात में बाढ़ में बह गए 5 लोग। पानी में उठाकर अस्पताल ले जाए जा रहे मरीज। गुजरात के दाहोद में तो बाढ़ ऐसा कहर बरपा रही है कि झालोद में फंसे 5 लोग पानी में बह गए। इनमें से एक युवक तो सुबह ही बह गया था। हादसे के 4 घंटे बाद तक स्थानीय लोग मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। यहां कुल 5 लोगों के बह जाने की खबर है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की संभावना कम होती जा रही है। नर्मदा जिले के माथासार गांव की यह तस्वीर लोगों की बेबसी को बयां कर रही है। हर साल बारिश में यहां बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं।
अरसा हो गया लोगों को पुल की मांग करते हुए, लेकिन कोई सुने तब ना। इस बार तो हद ही हो गई। इन हालात में एक गर्भवती महिला की परेशानी बढ़ी तो मजबूरी में लोगों को उसे उठाकर बाढ़ के पानी के बीच में इस तरह ले जाना पड़ा। वहीं पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश ने रामपुर की नदियों में उफान ला दिया है। रामनगर बैराज से छोड़े जा रहे पानी से ग्रामीणों में उफनती नदी का खौफ साफ देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में चेनाब नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को जोड़ने वाली कई सड़कों पर यातायात बंद कर दिया गया है। ये 2 महीने से पिछले जो लास्ट 2 मंथ से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि चिनाब रिवर के नजदीक ना जाएं। खासकर ये जो 2-3 टाउन पड़ते हैं, इसके अंदर ठाटरी का टाउन पड़ता है, प्रेमनगर एरिया आता है। पानी तो आज बहुत ज्यादा चढ़ा है यहाँ पे। परसों तो ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था। ये आज भी इसका लेवल हाई है, लेकिन बहुत खतरनाक है ये। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ के कहर से कई घर बर्बाद हो गए हैं। मजबूरन लोगों को तंबू के नीचे रहना पड़ रहा है। प्रशासन के दावे तो हैं, लेकिन मदद कहीं नहीं दिख रही है। बाढ़ के बहाव से सिद्धवलिया बेलडीहा मार्ग पूरी तरह टूट गया है। इससे 5 गांवों में तबाही मची है और नाव ही आवागमन का इकलौता जरिया बचा है। बाढ़ के पानी से पूरा घर गिर गया है और घर का पूरा परिवार जो है तंबू के नीचे रहने को विवश है और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। छपरा के सराय बक्स यादव टोला में कमर तक पानी बह रहा है और बाढ़ के कहर से बचने के लिए नाव का सहारा तक नहीं है। बीमार वृद्धा को मजबूरी में इलाज के लिए चारपाई पर लेकर 1 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ा। हाथ टूट गया है तो इलाज कराने के लिए ले जा रहे हैं। गांव में नाव नहीं है। गरखा यहाँ से कितने दूर होगा लगभग? अभी आप लोग कितने दूर से लेकर आ रहे हैं? प्रशासन के दावे हर बार की तरह इस बार भी हर जगह मौजूद हैं। नहीं है तो लोगों को राहत देने वाले हालात। अहमदाबाद से गोपी घांगर, रामपुर से आमिर खान, गोपालगंज से सुनील कुमार तिवारी, छपरा से आलोक जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब तस्वीर यूपी की भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आसमानी आफत से हालात किस कदर खराब हो रहा है वो भी देखिए जरा। गंगा और सरयू नदियां उफान पर हैं। वाराणसी से लेकर मुरादाबाद तक हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन बाराबंकी में बर्बादी का मंजर है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। हर तरफ पानी ही पानी। गांव के गांव डूबे हुए हैं। घर दुकान जलमग्न है। रास्तों का पता नहीं। जहां देखो बस पानी का कब्जा है। यूपी के 16 जिले बाढ़ की चपेट में है। बाराबंकी का हाल तो और भी बेहाल है। सरयू नदी उफान पर है। बढ़ते जल स्तर के चलते पानी गांव में घुस गया। लोग घर छोड़कर तटबंध पर चले आए हैं। बाढ़ की विभीषिका ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जैसे जिलों को कैसे अपनी चपेट में लिया है, उसकी बानगी अगर देखिए इन तस्वीरों में। हम बघौली पूर्वा जिस गांव जाना चाहते थे, रास्ते में न जाने ऐसे कितने गांव हैं, लेकिन उन तमाम गांवों की जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क मुख्य शहर से, वो कुछ इस तरह से प्रभावित हुआ है। इसीलिए जिन लोगों को निकल के आना है, या तो वो नाव के सहारे आएंगे या फिर जिंदगी को जोखिम में डालकर कुछ इस तरह सड़क नापते हुए ये तमाम सारे लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग लो लाइन इलाकों में थे, निचले इलाकों में थे, उन्होंने पनाह इन तटबंधों पर ले ली है। ये तटबंध इसीलिए बनाए गए थे ताकि जैसे ही पानी का, क्योंकि ये पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त होता है हर साल लगभग, तो जब बाढ़ आए तो ये तमाम लोग किनारों पर आ जाए। वो घर का सामान क्या है, वो आटा दाल चावल लाए हैं, वही बनावा खाया जाता है यहाँ। अगर जाना होता गांव के लोग तो कैसे आते जाते हैं? आने जाने के लिए वो नाव आती है, उसी से चले जाते हैं। तो कितने दिन से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? अरे यहाँ सर जी वो 1 महीना हो गई। 1 महीने से पानी है गांव में? हाँ, 1 महीने से पानी बराबर चल रहा है। तबाही की तस्वीर ऐसी है जो देखकर डरा देती है।
गांव के गांव, खेत खलिहान किसी विशाल काय महासागर में तब्दील हो गए हैं, जिसे पार करने के लिए लोगों के पास या तो नाव का सहारा है या फिर जीवन को खतरे में डालकर पानी में डूबी सड़कों को खोजते खोजते किनारे पर आने के लिए मजबूर हैं लोग। हम इस समय सनावा गांव की ओर जा रहे हैं और ये जहां मैं चल रहा हूं दरअसल ये सड़क है। सड़क मैं महसूस कर पा रहा हूं, देख नहीं सकता, पानी ज्यादा है। ये डंडा इसलिए ताकि अंदाजा लगा सकूं कि सड़क कहां है और ये पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपनी जिंदगी को किस कदर खतरे में डालते हैं